Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. कैबिनेट मीटिंग के बाद गहलोत ने राजस्थान राज्यपाल को भेजा प्रस्ताव, 31 जुलाई से सत्र शुरू करने की मांगी अनुमति। बिहार में चल रही है दो तरफा तबाही, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ बाढ़ ने भी ढाया कहर। उमर अब्दुल्ला से अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की बातचीत, कहा जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस ना मिले नहीं लड़ेंगे चुनाव। स्विस बैंकिंग ग्रुप यूबीएस के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते विदेशों से भारत आने वाले रेमिटेंस में आएगी 25% की गिरावट। कोविड पर सहयोग के लिए चीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल से 4 पार्टी कोऑपरेशन बनाने की पहल की। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम जारी रखने का जताया इरादा, भारत रख रहा है पैनी नजर। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर चल रही है जो सियासी हलचल इस समय राजस्थान से है, उससे जुड़ी हुई है। लगातार हर दिन राजस्थान की जो राजनीति है वो सुर्खियों में बनी हुई है। आपने देखा कि किस तरह से गवर्नर ने कैबिनेट प्रपोजल को वापस कर दिया था, और अब आज कैबिनेट के प्रपोजल पर फिर से पुनर्विचार किया है गहलोत सरकार ने। और कल जो 3 पॉइंट्स गवर्नर के ऑफिस ने रखे थे कि क्या आप ट्रस्ट वोट लाएंगे, क्या आप कॉन्फिडेंस मोशन की बात करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो होना चाहिए। तो ये 3 बिंदुओं पर राज्यपाल ने उस कैबिनेट प्रपोजल को वापस कर दिया था। तो आज गहलोत सरकार ने फिर से एक सुबह कैबिनेट मीटिंग की, और इस बात पर अभी भी गहलोत सरकार अड़ी हुई है कि उन्हें 31 जुलाई के लिए जो रिक्वेस्ट उन्होंने डाली थी गवर्नर्स ऑफिस में कि सत्र बुलाना चाहिए, तो उस पर वो अभी भी अड़े हैं, अडिग हैं। उन्होंने कहा है कि सत्र को बुलाना इज़ द राइट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, इट इज़ द राइट ऑफ द गवर्नमेंट। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि गवर्नर को ये कोई हक नहीं बनता कि वो इतनी सारी क्वेरीज को रेज करे, यानी कि जो क्वेश्चंस, जो 3 बिंदु जो उन्होंने खड़े किए, उन्होंने कहा कि इसका गवर्नर को कोई राइट नहीं है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है प्रताप सिंह, उन्होंने भी बात किया, और उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली प्रेस से बात करने में यही बोला कि गवर्नर इज़ नो राइट टू रेज द क्वेरीज, लेकिन फिर भी हम अपना जवाब आज वापस गवर्नर के ऑफिस में भेजेंगे। उन्होंने ये कहा कि हम राज्यपाल से किसी तरीके का टकराव नहीं चाहते, दैट वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्रंटेशन विद द गवर्नर, लेकिन जो एक परमिशन है असेंबली सेशन को बुलाने का वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा हक है। इसके साथ आपको ध्यान होगा कि जो 21 दिन की नोटिस कहा गया था, राज्यपाल ने बार बार इस बात को कहा था कि 21 दिन की नोटिस चाहिए किसी भी सत्र को बुलाने में, तो उस पर प्रताप सिंह ने, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि उसमें 10 दिन तो बीत चुके हैं, और अगर 21 दिन की ही बात इतनी ज़्यादा कालराज मिश्रा के दिमाग में चल रही थी तो उन्होंने पहले से कोई तारीख उसमें क्यों नहीं मेंशन की। तो इस तरीके के बार बार सवाल गहलोत सरकार और गहलोत कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो इस बात को उठा रहे हैं, और जो पूरा जो गवर्नर का रोल है उस पर प्रश्न बड़े खड़े हो रहे हैं कि ये गवर्नर का ओवर इंटरफियरेंस क्यों है, जबकि गवर्नर को अगर चीफ मिनिस्टर कहता है, एक लाइन की नोट, अगर आप प्रोटोकॉल देखें किसी भी कैबिनेट प्रपोजल का, तो एक लाइन में वो नोट जाती है कि कैबिनेट की असेंबली सेशन बुलाना है, और राज्यपाल फिर उसकी परमिशन दे देते हैं। लेकिन ऐसे में क्या हो रहा है, एक पिंग पोंग बैटल चल रही है, एक गेम चल रहा है कि एक बार वापस गवर्नर के पास जाता है, उसके बाद फिर सरकार के तरफ से आता है। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा मसला अभी चल ही रहा है, जिस तरह से स्पीकर ने अपनी एसएलपी डाली, उसके बाद फिर उसे वापस लिया। अब मामला पूरा जो राजस्थान हाई कोर्ट में है उसको लेकर चल रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस को लेकर। लेकिन फिलहाल जो बड़ा सवाल ये है कि असेंबली सेशन को बुलाना एक संवैधानिक अधिकार है किसी भी चुनी हुई सरकार का, यानी कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है, it is a legally elected government. It is well within its rights to convene an assembly session, to which the governor is not ready at the moment. But does the governor has logic? उस बात पर इस समय सारी गहमा गहमी है कि गवर्नर क्यों इतने सारे सवाल खड़े कर रहे हैं जब उन्होंने एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो आज राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा कि जल्द से जल्द सत्र को बुलाना चाहिए, और ताकि लोगों को असलियत का सामना
करना पड़े और असलियत के बारे में लोगों को पता चलेगा। उदय प्रताप सिंह ने आज ये भी कहा है कि बीजेपी की एक ही मंशा है कि वो राजस्थान की सरकार को गिराए जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, और उन्होंने आगे की जो सरकारें थी उनके बारे में भी कहा कि बीजेपी की यही मंशा है कि वो किस तरह से महाराष्ट्र में सरकार गिराएं, छत्तीसगढ़ में गिराएं और वेस्ट बंगाल में भी गिराएं। तो बीजेपी की मंशा पर उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर बोला है। लेकिन फिलहाल जो कैबिनेट प्रपोजल था उसे वापस गवर्नर के पास भेज दिया गया है। अब उसे गवर्नर वापस भेजते हैं, किन बिंदुओं के साथ भेजते हैं ये देखना होगा। और जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इस बात को राज्य सरकार ने इस बात को साबित कर दिया है कि ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, ये स्पीकर का दायित्व है कि वो किस तरह से सेशन को बुलाएगा। तो ये बार बार ये बातें उठ रही हैं। लेकिन जो ये कहा जा रहा था कि क्या ट्रस्ट मोशन की हम बात करेंगे या नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस मोशन की बात हम करेंगे या नहीं करेंगे, तो उस पर गहलोत सरकार ने बिल्कुल एजेंडा साफ कर दिया है कि कैबिनेट का जो एजेंडा है और जो असेंबली सेशन का जो एजेंडा होता है, खासकर माफ करिएगा, असेंबली सेशन का एजेंडा इज सेट बाय द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। और जब तक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं होती उसके पहले एजेंडा डिस्क्लोज नहीं किया जाता। तो उन्होंने बिल्कुल गवर्नर के स्टैंड को गलत ठहराया है कि अगर गवर्नर इस बात पे बार बार अड़े हुए हैं कि वो ट्रस्ट मोशन क्यों नहीं ला रहे हैं, कॉन्फिडेंस मोशन क्यों नहीं ला रहे हैं, तो ही इज नॉट विद इन हिज राइट्स टू ब्रिंग अप दीज क्वेरीज। एंड एज फार एज द एजेंडा of the session is concerned, it will be decided only by the business advisory committee। तो एक टकराव की स्थिति बनी हुई है, ये कहते हुए कि नहीं हम गवर्नर से कोई तकरार नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो गवर्नर ऑफिस वर्सेस गहलोत सरकार की जो इस समय गहमा गहमी है वो अभी कागजों पे पूरी तरह से चल रही है। अब ये क्या शेप लेती है अब देखना होगा। इस पर आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ। बिहार में ऑलरेडी कोरोना के जो संक्रमित केसेस हैं उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जब से जो श्रमिक मजदूर थे वो वापस जब अपने गांव में गए तो वहाँ पे बिल्कुल एक स्पर्ट अचानक से देखा गया था। और अब बिहार दोहरी मार झेल रहा है क्योंकि कोरोना से तो जूझ ही रहा था पूरा राज्य, लेकिन अब बाढ़ का कहर बिल्कुल ऊपर आ गया है बिहार के। अब आपको अगर जो हम आंकड़े बताएं तो करीब लगभग 24 लाख लोग इस समय बाढ़ से अफेक्टेड हैं। और अगर पंचायत के टर्म्स में मैं बात करूं तो 765 ऐसी पंचायतें हैं 93 ब्लॉक्स में, यानी कि 93 ब्लॉक्स हैं 11 डिस्ट्रिक्ट्स के जो बिल्कुल डूब चुके हैं। अभी तक 10 लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। और अभी पटना में डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि अभी आने वाले दिनों में जो खासकर उत्तरी इलाके हैं जो बिहार के, वहाँ पर ज़्यादा बारिश होने के चांसेस हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट्स की मैं बात करूं तो इस समय दरभंगा सबसे वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर पुलिस स्टेशंस और जो फ्लड रिलीफ कैंप्स भी बनाए गए थे वो भी सारे डूब गए हैं। और ऐसे में विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा है कि नीतीश कुमार और जो उनका पूरा कैबिनेट मंत्रालय है वो बिल्कुल गायब है। आज 125 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और नीतीश कुमार उन फ्लड रैवेज्ड एरियाज़ में सामने नज़र नहीं आए हैं। तो ऐसे में आज नीतीश कुमार की जो सरकार है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि लोगों को रिलीफ नहीं मिल रही है, कि जितने भी इलाके का जो दौरा विपक्षी पार्टीज़ कर रही हैं वो कह रही हैं कि वहाँ पर लोगों को ठीक से खाने के लिए ठीक से रिलीफ जो पहुँचनी चाहिए, जो रिलीफ मटेरियल वो नहीं पहुँच रहा है। तो ऐसे में आज सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासन इस समय क्या कर रहा है। और अगर हम बाढ़ की बात करें तो बिहार के लिए फ्लड्स एक कोई नया फिनोमेना नहीं है और फ्लड को मैनेज करना वहाँ प्रशासन का एक हिस्सा माना जाता है, क्योंकि हर साल देखा गया है कि जिस तरह से वहाँ की जो नदियों में उफान आता है और जो बराज और डैम के पानी का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, उसकी वजह से जो फ्लड है वो एक एनुअल अफेयर बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद नीतीश सरकार हमेशा फेल नज़र आई है। कोरोना से तो जूझ ही रही थी, लेकिन साथ में जो बाढ़ से जो अफेक्टेड लोग हैं, आपको मैंने संख्या बताया कि 24 लाख लोग हैं, तो वो अफेक्टेड है। तो ये 1 या 2 लाख की बात नहीं है। और ऐसे में बार बार तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं कि ऐसे में आप चुनाव कैसे कराएंगे जब इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतने सारे लोग कोरोना और बाढ़ से ग्रसित हैं, तो ऐसे में आप चुनाव कैसे करवा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बाढ़ का सवाल है, आपको बता दें कि देश में बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित होता है, यानी कि इंडियाज़ मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट, उसमें बिहार का नाम आता है, जहां पर 76% जो वहां की जनसंख्या है बिहार की, वो हमेशा बाढ़ के थ्रेट में रहती है। ऐसे में आपको ध्यान होगा कि 1954 में बिहार के लिए एक फ्लड पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन उस फ्लड पॉलिसी का क्या हो रहा है, क्या हम उसे समय पर रिवाइज करते हैं, नहीं करते। इतनी सरकारें आई गई, लेकिन हमेशा
डैम और जो बराज का जो मैनेजमेंट है उस पर बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं कि जो इतनी सारी नदियां हैं, खासकर जो नेपाल से ओरिजिनेट करती हैं, जैसे कि महानंदा, कोशी, बागमती, गंडक, इन सब का पानी जब उफान पर रहता है तो हम अपने डैम्स को और बराजेस को मैनेज नहीं कर पाते। एम्बैंकमेंट्स बहुत सारे बनाए गए हैं, 3000 किलोमीटर से ज़्यादा के एम्बैंकमेंट्स बन चुके हैं। जब कोसी में जब बाढ़ आई थी 2008 की एक रिपोर्ट भी थी जिसने कहा था कि 3000 किलोमीटर से ज़्यादा भी एम्बैंकमेंट्स बन चुके हैं। लेकिन फिर भी आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अगर बाढ़ एक कैलामिटी नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने वाली चीज़ है, और फिर भी सारी सहूलतों के बाद कि कोई भी जो भी राज्य सरकार आती है वो इस बाढ़ को मैनेज नहीं कर पाती, तो क्या हमें अपनी फ्लड पॉलिसी को रिवाइज करने की ज़रूरत है? क्या हमें अपने बराज और डैम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? क्या वो वाकई में सरकारों का प्रायोरिटी है? ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन फ़िलहाल बाढ़ से जो आई दुर्दशा है इस समय बिहार में, तो ऐसे में सिर्फ मन सोचकर ख़राब होता है जब आप देखते हैं वो विजुअल्स कि किस तरह से लोगों के पास खाने को नहीं है, रिलीफ मटेरियल नहीं पहुंच रहा है, किसी के घर डूब गए हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? और ऐसे में जो राजनीतिक पार्टीज़ हैं, खासकर जो एनडीए की अगर मैं बात करूं, तो उन्हें चुनाव की पड़ी है। तो क्या चुनाव ऐसी हालत में होना चाहिए? इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जम्मू कश्मीर के एक जाने माने लीडर हैं, वो थोड़े दिन पहले ही डिटेंशन से बाहर आए थे और अब उन्होंने एक इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है जो कि एक सनसनीखेज इंटरव्यू है। और जब से उन्होंने वो इंटरव्यू दिया है और अखबारों की सुर्खियों में आया है, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड, जब राज्य का दर्जा नहीं मिल जाएगा, तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो ये क्या एक नया उनका पॉलिटिकल कार्ड है या वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं? ये सारे इस समय बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ मुख्य बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपने पार्टी के लिए पहले भी काम कर रहे थे और उसके लिए काम करते रहेंगे। और उन्होंने कहा है कि मैं एक ऐसी असेंबली का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, यानी कि यूटी असेंबली का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ जिसके पास कोई पावर्स नहीं है। उन्होंने कहा है कि यूटी असेंबलीज आर वन ऑफ द मोस्ट डिसएम्पावर्ड असेंबलीज एंड आई डू नॉट वांट टू बिकम अ मेंबर एंड आई विल बिकम a member of the assembly only once the statehood is restored in GNK। यानी कि जो नया कार्ड है उनका राज्य का दर्जा, कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, तो उस चीज़ पर आज उन्होंने नैरेटिव फिर से खड़ा कर दिया है। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल जब 5 अगस्त को जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था केंद्र सरकार ने, तो उसके बाद ये कहा गया था कि ये जो यूटी स्टेटस है जेएनके और लद्दाख का, ये एक टेम्परेरी चीज़ है और टेम्परेरी फेज़ है, यानी कि परमानेंट नहीं है, और जल्द ही उसको स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। अब ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर स्टेटहुड की बात ओमर अब्दुल्ला कर रहे हैं और कुछ बाकी पार्टीज़ भी कर रही हैं, तो ऐसे में क्या स्टेटहुड अब ये एक नया पॉलिटिकल कार्ड पार्टीज़ की तरफ से खेला जा रहा है? क्योंकि ज़्यादातर देखा गया था और बार बार इस बात के एलिगेशंस उमर अब्दुल्ला के ऊपर लगते थे कि वो डिनेस्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो अब क्या डिनेस्टी पॉलिटिक्स छोड़कर वो एक उन्होंने नया पॉलिटिकल कार्ड पकड़ा है? कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक प्रोसेस है जम्मू कश्मीर का, उसकी प्रक्रिया को बहाल करना चाहते हैं। क्योंकि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को अगर आप डिफाइन करें तो वो पॉलिटिकल प्रोसेस वहाँ के चुनाव से, वहाँ की जो प्रशासन की जो पूरी व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ है। तो जो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो इन्होंने बड़ी मांग इस समय जो बड़ी इन्होंने बातें कही हैं कि वो चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता, तो इस बात का संकेत भी है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को शायद इनडायरेक्टली मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेटहुड का जहाँ तक है, ही इज़ रेजिंग द हीट ऑन द इशू ऑफ स्टेटहुड, क्योंकि स्टेटहुड की बात अगर आप करें तो अगर केंद्र सरकार की हम बात करें तो उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दी थी। जब पिछले साल जब एब्रोगेशन किया था आर्टिकल 370 का, तो उस समय टाइमलाइन हमारे पास नहीं थी। तो एक नया पॉलिटिकल कार्ड ज़रूर इस समय उमर अब्दुल्ला प्ले कर रहे हैं। एक प्रेशर बन रहा है सरकार के ऊपर भी कि वो एक कोई टाइमलाइन दें, एक डेडलाइन दें कि हम अब इस स्टेटहुड को बहाल कर देंगे। तो ये सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में ये भी बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी की है ट्विटर पर उमर अब्दुल्ला की कि किस तरह से वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अब आर्टिकल 370 जो पहले उनके लिए इतना बड़ा इशू था, अब वो बिल्कुल इशू रह ही नहीं गया और उन्होंने 2 नए कार्ड्स खेलने की कोशिश करने लगे हैं। हाँ, एक बात उन्होंने और उमर अब्दुल्ला ने कही, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की जो लड़ाई है वो अभी कोर्ट में ही चलेगी और वो उसको सपोर्ट करते रहेंगे। और उन्होंने
उन्होंने केंद्र सरकार पर भी तंज कसा कि केंद्र सरकार ये कह रही थी कि टेररिज्म घट जाएगा, हिंसा घट जाएगी, वो कहीं से नहीं घटी। उन्होंने कहा कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आएगा, विकास की जो जर्नी है, विकास की जो यात्रा है JNK की वो इम्प्रूव होगी। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये सारी बातें पिछले 1 साल में हमने नहीं देखी हैं। तो बातें चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन एक नया पॉलिटिकल कार्ड उमर अब्दुल्ला ज़रूर खेल रहे हैं और जो पूरी राजनीति है इस समय जम्मू कश्मीर की, वो एक नया टर्न ले सकती है, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे और भी इश्यूज़ होते थे, लेकिन अब JNK का मुद्दा, जो स्टेटहुड का मुद्दा है, वो एक नया मुद्दा है वहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए। एक तरफ अगर हम उसे ऐसे देखें कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके रेस्टोरेशन की बात की शुरुआत करी है उमर अब्दुल्ला ने, तो उनके लिए दूसरी तरफ एक नया पॉलिटिकल कार्ड है। लेकिन क्या जम्मू एंड कश्मीर को आर दे गोइंग टू बाय दिस न्यू पॉलिटिकल कार्ड? हाउ क्रेडिबल दिस कार्ड विल बी, बिकॉज ही इज कम आउट आफ्टर द डिटेंशन, और लोग ऐसा मानते हैं कि केंद्र सरकार की मदद से ही उन्हें डिटेंशन से बाहर निकाला गया था। तो ऐसे में वो बीजेपी के खिलाफ वो कितना बोल पाएंगे, ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन फिलहाल उमर अब्दुल्ला ने एक नई राजनीति की जो JNK में फिर से एक शुरुआत की है। इस पर आप क्या सोचते हैं? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ। हमारी अगली खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। स्विस बैंकिंग ग्रुप UBS की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जो रेमिटेंसेस हैं, यानी कि जो प्राइवेट ट्रांसफ़र्स होते हैं, बाहर काम कर रहे जो लोग हैं, NRIs हैं, वो जिस तरीके से पैसा भारत के अकाउंट में डालते हैं, वो जो रेमिटेंस उसको हम कहते हैं, उस रेमिटेंस में काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है 2020 और 21 में। और उसका कारण है कोविड, यानी कि कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन इंड्यूस किया गया था, उसके वजह से 25% की गिरावट आ सकती है। अब अगर मैं 25% की गिरावट की बात करती हूँ तो हमें ये भी जान लेना चाहिए कि कितना रेमिटेंस भारत को आता है। अब आपको बता दें कि विश्व में भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भारत में आता है, लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड। और अगर हम 2020 की बात करें तो 76 बिलियन डॉलर्स का रेमिटेंस भारत के अकाउंट में आया है। और अब जो स्विस बैंक की जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि 25% की अगर गिरावट देखने को मिल सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब आपको ये भी बता दें कि जो इनकम बूस्ट देखा जाता था, इन्वेस्टमेंट्स होते थे, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगी। और इसका मुख्य कारण जो रेमिटेंस गिरने का है कि जिस तरह से गल्फ़ में लोगों की नौकरियां गई हैं, उसके बाद क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं उसमें गिरावट आई है, जो वैश्विक व्यापार है उसमें एक तरीके की गिरावट देखी गई है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो रेमिटेंस में जो गिरावट देखी गई है, ये एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो भी यही कहती है कि लगभग 20% रेमिटेंस गिर सकता है। तो यानी कि सिर्फ स्विस बैंक की जो UBS ग्रुप है, सिर्फ वो इस बात का दावा नहीं कर रही है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी कह रही है कि रेमिटेंस में जिस तरीके की गिरावट है। लेकिन रेमिटेंस की गिरावट अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले जो भारत का जो एक राज्य है वो याद आता है, वो है केरला, क्योंकि केरला में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता था बाहर के देशों से, खासकर गल्फ़ के एरिया से। तो वहाँ पर अगर हम सोशल फैब्रिक किस तरीके से इम्पैक्ट होगा, वो भी सोचने और समझने वाली बात है, क्योंकि जो पैसा आता था वो हम शिक्षा में लगाते थे, न्यूट्रिशनल आउटकम्स के लिए लगाते थे। ऐसे बहुत सारे सोशल अपने जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए सारा पैसा लगाया जाता था। तो जब अब रेमिटेंस कम हो जाएगा, लोग वापस आएंगे, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा साधा असर पड़ेगा, क्योंकि एक करंट अकाउंट बैलेंस जो मेंटेन होता है उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। तो अर्थव्यवस्था तो पहले से ही ख़राब चल रही थी। हर एक सेक्टर इस समय इम्पैक्टेड है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे सर्विसेज सेक्टर हो। लाखों की संख्या में ऑलरेडी नौकरी जा चुकी है। और अब ऐसे में जब ये रिपोर्ट आई है कि रेमिटेंस में 25% की गिरावट हुई है, एंड माइंड यू दिस इज जस्ट नॉट द स्विस बैंक रिपोर्ट विच इज सेइंग दैट देयर इज अ डिक्लाइन इन द रेमिटेंसेस, देयर इज अ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट विच ऑल्सो सेज दैट देयर इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट अ 20% डिक्लाइन इन द रेमिटेंसेस। तो ये एक अच्छा संकेत हमारी अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, सरकार को किस तरीके की पॉलिसी बनानी चाहिए, बाहर से जो लोग आए हैं उनकी नौकरी की बहाली की बात हम कैसे करें, ये सारे बड़े सवाल इस समय खड़े हैं। लेकिन जो हमारे देश के जो मंत्री हैं और खासकर वित्त मंत्री, उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रीन शूट्स हमें नज़र आ रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो ऐसे में सवाल उन्हीं से पूछा जाए कि ये सारी प्रॉब्लम्स को आप किस तरह से दुरुस्त करेंगे। इस पर आपका क्या फीडबैक है, ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ। पांचवी खबर हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबर है जो कि चाइना से रिलेटेड है। आज बीजिंग के जो स्टेट काउंसलर हैं वांग ई,
उन्होंने आज एक वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इस बात को कहा कि और 4 देशों की ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि चाइना, नेपाल, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। और उन्होंने नेपाल और अफ़गानिस्तान से खासकर कहा कि आपको पाकिस्तान की तरह बनना चाहिए जहां तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात है और जहां तक कोविड यानी कि कोविड-19 जो कोरोना महामारी है उससे निपटने की बात है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको दुरुस्त करने के लिए ये 4 देशों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। यानी कि 4 पार्टी कोऑपरेशन की बात इस समय चाइना कर रहा है और ये एक ऐसे समय में है जब हम देख रहे हैं कि लगातार अमेरिका और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे अमेरिकी इलेक्शंस पास आ रहे हैं तो चाहे वो ट्रेड हो यानी कि व्यापार हो अमेरिका और चाइना के बीच में, चाहे वो डिप्लोमेटिक टाइज़ हो, इस समय सब अफेक्टेड है। डिप्लोमेटिक टाइज़ की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा कि जिस तरह से चाइनीज़ कॉन्सुलेट को ह्यूस्टन में बंद किया गया, इधर चेंगडू में अमेरिकन कॉन्सुलेट को बंद किया गया, तो ये सब एक नया इंडिकेशन है कि किस तरह से जो दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं खराब हो रहे हैं। और जब अमेरिका और चाइना के बीच में देश में संबंध खराब हो रहे हैं, चाइना को आइसोलेट करने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में चाइना की एक पहल है कि अपने आप को एटलीस्ट साउथ एशियन रीजन में वो अपनी हेजमनी बना सके, अपने आप को एक लीडर के तौर पर साबित कर सके। लेकिन ये अभी आपको बता दें कि ये पहली बार एक बहुत ही रेयर फिनोमेना देखा गया कि जब रीजनल कॉन्फ्रेंस इस तरीके की हुई, वर्चुअल जो कॉन्फ्रेंस हुई है, आज भारत उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा। तो चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन 4 देशों की जो 4 पार्टी कोऑपरेशन की बात कही गई है, ये भारत के लिए भी एक बड़ा कंसर्न है, भारत के लिए एक बड़ी चिंता है। और पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि भारत ने एक ऐसी 4 पार्टी कोऑपरेशन में भारत की कोई दखलंदाजी नहीं है। और ये मीटिंग एक ऐसे समय में आई है कि लगातार जो भारत और चीन के बीच में जो एक गतिरोध बना हुआ है LAC पर और लद्दाख का जो पूरा फिनोमेना हम देख रहे हैं उस पर बातचीत का भी दौर जारी है और वो गतिरोध बना हुआ है। और ऐसे में इस तरीके की एक 4 पार्टी कोऑपरेशन की मीटिंग भारत के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि आज भी चाइना की तरफ से ये एक बयान आया है कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो लगभग सारे फ्रिक्शन पॉइंट से पूरा हो गया है। उधर भारत की जो सरकार है उसने कितने सारे चाइनीज़ ऐप्स हैं उनको बैन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो एक इकोनॉमिक आइसोलेशन का जो प्रक्रिया है वो चाइना के लिए शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती क्योंकि जो रीजनल हेजमनी है, जो रीजनल डोमिनेंस है, उसकी लड़ाई, चाहे वो हम साउथ चाइना सी की मैं बात करूं, चाहे व्यापार की बात करूं, तो कहीं ना कहीं चाइना लगातार अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। कल मैंने एक इंटरव्यू भी किया था लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा के साथ, उन्होंने भी इस बात को बिल्कुल साफ कहा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लोजली इस सिचुएशन को असेस किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना का जो विस्तारवाद का जो प्लान है वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हमें मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली तीनों तरीके से इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। तो आज ऐसे में जब ये खबरें आ रही हैं कि 4 देशों की 4 पार्टी कोऑपरेशन मीटिंग की बात चाइना कर रहा है, तो भारत इस पर अभी ज़्यादा बड़ा कुछ बयान नहीं दे सकता, लेकिन एक चिंता का विषय ज़रूर है। और भारत को भी सोचना होगा कि जो चाइना को टैकल करने की पॉलिसी है, खासकर जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी, मिड टर्म पॉलिसी और इमीडिएट पॉलिसी क्या है, उस पर कैसे विचार करें और क्या हमें एक नए तरीके से पूरी इस चाइना पॉलिसी को लेकर आने की ज़रूरत है। ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लगता है कि चाइना से निपटने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व के जितने देश हैं और जापान भी इस समय, जो अगर रीजनल हेजमनी की मैं बात करूं तो इस रीजन में जापान भी एक ऐसा देश है जो काफ़ी इस समय चिंतित है जो चाइना के जो मूव्स हैं उनको लेकर। तो एक रीजनल हेजमनी की तरफ चाइना बढ़ रहा है। अब चाइना को रोकने के लिए किस तरीके के प्लॉयज़ की ज़रूरत है, अब सारे देशों को इस पर मिलकर और बैठकर विचार करने की ज़रूरत है। तो इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @neelu317। देयर इज एन ईमेल ID flashing on your screen. You can send us your feedback. Thanks for watching. It's not fake.